आज विशेष में हम बात करेंगे मॉनसून की। शायद कम ही लोग हैं जो मॉनसून के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से जानते हों। आज हम मानसून के तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह भारत के लिए मॉनसून बेहद जरूरी है, क्या होता है इसका खेती पर असर और मॉनसून किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। पिछले कुछ दिनों में हुई झमाझम बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कम बारिश से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहे हैं। मौजूदा हालात खतरे के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वोत्तर भारत में आने वाले हफ्तों में बारिश सामान्य रहेगी। जुलाई में 93% बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं 15 अगस्त तक भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। अगर बीते कुछ दिनों में मानसून नहीं आता तो आपात स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही थी। बीते हफ्ते सामान्य से 24% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन महीने भर पहले की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। पिछले 113 साल में महज 12 दफे इतनी कम बारिश जून के महीने में देखी गई है। गुजरात और राजस्थान में 80% की कमी दर्ज की गई। कम मानसून की वजह से किसानों से लेकर अर्थव्यवस्था के जानकारों तक की पेशानियों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक देश में 41% कम बारिश हुई। खाद्यान्न उत्पादन के लिए मशहूर मध्य भारत में सबसे ज्यादा 55% की कटौती दर्ज की गई, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 53% कम बारिश हुई। दक्षिण भारत में 29% के अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 25% कम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे अल नीनो को एक कारण मान रहे हैं। क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि कम बारिश से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक अपनी तैयारी को पर्याप्त बताते हैं। जून के आखिर में दिल्ली सहित उत्तर भारत में मानसून के पहले पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई और मौसम वैज्ञानिकों के अनुमानों पर सवाल भी उठे। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि वो जिन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मानसून का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी कोशिश रहती है कि सही आंकड़े बताए जाएं। मौसम के बारे में 3-4 स्तर पर जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं और उसी तरह अनुमान भी सार्वजनिक किए जाते हैं। हालांकि अनुमान के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को लेकर कुछ विशेषज्ञ आशंका जाहिर करते रहे हैं। उनके मुताबिक जितनी तकनीक चाहिए फिलहाल मौसम विभाग के पास उतनी उपलब्ध नहीं है, लिहाजा कई दफा अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों हुई कम बारिश के बाद किसानों में ये उम्मीद जगी है कि अगस्त में मानसून तेज होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगस्त में बारिश सामान्य नहीं हुई तो 2002 और 2009 की तरह खाद्य उत्पादन फिर से प्रभावित हो सकता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती के लिए मानसून कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव और शहर में दिन रात मानसून पर चर्चा होती है। किसान खरीफ फसलों के लिए मानसून का इंतजार करता है, तो शहरों में गर्मी से राहत के लिए आखिर मानसून है क्या और ये कैसे आता है, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस सूने आसमान में घने काले बादल यूं ही 4 महीने के लिए नहीं आते। वो पानी बनाने वाली मशीन की तरह काम करते हैं, तब जाकर मानसून दस्तक देता है। गर्मी के मौसम में ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। तापमान के बीच फर्क से भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपती धरती पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और तापमान के साथ साथ दबाव में भी फर्क आ जाता है। हवा में घुली नमी बारिश का शुरुआती रूप है। हिमालय नम हवाओं को दूर जाने से रोकता है और टकराने के बाद इन हवाओं के चलते भारत सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इस बारिश को हम मानसून बुलाते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे जब हवा में नमी की मात्रा कम होने लगती है तो बादल बनना कम हो जाता है और महीने 2 महीने में बारिश बंद हो जाती है। इस दौरान समुद्र और जमीन के बीच वायु दाब का अंतर भी सामान्य हो जाता है। प्रक्रिया उल्टी हो जाती है और अब हवाएं समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं।
इस दौरान तमिलनाडु सहित देश के कुछ हिस्सों में बारिश होती है। इसे विंटर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर कई सिद्धांत हैं और अलग-अलग व्याख्याएं भी हैं, लेकिन तापमान और दबाव को मुख्य कारण मानने पर सभी एक मत हैं। ठंड में देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश होती है। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत भी होती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी। अब तक हमने देखा कि मॉनसून बनने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से ये देश पर अपना असर डालता है। अब हम बात करते हैं किसानों की। मॉनसून दरअसल किसानों के लिए जीने मरने का सबब है, क्योंकि देश में कुल बोई जाने वाली जमीन का 60% हिस्सा पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होता है। देश के 6 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेशों में आधी जमीन तक भी सिंचाई के साधन नहीं हैं। असम और झारखंड जैसे राज्यों में तो 95% खेती बारिश पर निर्भर है। यहां अगर मॉनसून ने धोखा दिया तो किसान दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। बुंदेलखंड और विदर्भ बड़ी संख्या में पलायन और किसानों की आत्महत्या के लिए कुख्यात हैं। इसके पीछे सूखा एक बड़ा कारण है। जाहिर है मॉनसून पर देश का खाद्यान्न उत्पादन काफी हद तक टिका है। अपवादों को छोड़ दें तो जिस साल बारिश कम होती है उस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखी गई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 1965-66, 1971-72, 1987-88, 2001-2 और 2009 के हैं। हालांकि बफर स्टॉक में मौजूद खाद्यान्न इन कमियों को पूरा करने में हर बार सफल रहा है, लेकिन सूखे के इन वर्षों ने सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा चौकस करने की जरूरत समझाई। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए कुछ नए बीज खोजे हैं, जो देर से बोए जाने के बावजूद बराबर उत्पादन देने के काबिल हैं। कृषि मंत्रालय फसलों की इस नई कैटेगरी को ज्यादा लोकप्रिय बनाना चाहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सूखे पर काबू पाने में ये मददगार साबित होंगे। लेकिन उत्पादन की बराबरी के बावजूद मॉनसून से होने वाले सारे लाभ जमीन को नहीं मिल पाते। जमीन के अंदर तक समाई नमी खरीफ से लेकर रबी के मौसम तक फायदा पहुंचाती है। लिहाजा बारिश से जमीन में बनी एक समान नमी सिंचाई के कृत्रिम साधनों से नहीं बन पाती। मॉनसून के आगे पीछे होने से फसल प्रभावित ना हो, इसके लिए लाइफ सेविंग इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है। एरिया स्पेसिफिक प्लान बन रहे हैं और पानी की उपलब्धता के मुताबिक फसलों को बदलने की सलाह भी दी जा रही है। कम ही लोग ये जानते हैं कि आसमान से बरसे पानी का बहुत कम हिस्सा ही हम उपयोग में ला पाते हैं। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक बारिश का 70% हिस्सा बिना किसी रुकावट के नदियों और सागरों से जा मिलता है, और बचा पानी ही हम खेती या फिर किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर पाते हैं। बरसात में भूजल में इजाफा तो जरूर होता है, लेकिन इस पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के साधन बेहद खर्चीले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खेत काफी धनी हैं। यहाँ के किसान फसल लगाने के लिए आसमान की तरफ टकटकी नहीं लगाते। यहाँ सिंचाई की नहरें, तालाब और ट्यूबवेल समेत तमाम साधन मौजूद हैं। ये क्षेत्र देश के 40% उन इलाकों में गिने जाते हैं जहाँ सिंचाई के बंदोबस्त हैं। यहाँ के किसान समय पर फसल बोते हैं और समय पर ही काटते हैं। मॉनसून की इन्हें ज्यादा फिक्र नहीं। ट्यूबवेल है अपनी, बारिश का तो कोई समय ही नहीं है, बगैर बारिश की होगी। और 1 महीने बाद आप आके देखना, चाहे 2 महीने बाद आके देखना, तो बढ़िया ही होगी बगैर बारिश की। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बारिश की वो है। नहर किनारे जो खेत नहीं हैं, वहाँ ट्यूबवेल मिलेंगे, लेकिन मुश्किल यही ट्यूबवेल है। इसके लिए बिजली सप्लाई नाकाफी है। लिहाजा अगर दिन की बजाय रात में बिजली आई तो इन किसानों के लिए रत जगह हो जाता है। और अगर कुछ दिनों तक बिजली नहीं आई तो पूरी खेती डीजल पर जाकर टिक जाती है, जिसका वजन जेब नहीं उठा पाती। डीजल की महंगाई ने सिंचाई को प्रभावित किया है।
सिंचाई की जिन इलाकों में पहुंच है, वहां पर इस तरह की मुश्किलों से किसान को दो चार होना पड़ता है। लिहाजा मॉनसून के बदले जो विकल्प खड़ा किया गया है, उस पर और ज्यादा समर्थन की दरकार किसानों को महसूस होती है। देश में कई ऐसी नहरें हैं जिनको लेकर किसानों के बीच शिकायतों का लंबा पुलिंदा है। समय पर पानी नहीं मिलना इनमें सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की पट्टी खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अव्वल है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 43% खाद्यान्न यहीं उपजता है। लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ होने वाली खेती में सिंचाई फिर भी एक सवाल बनी हुई है। बीते कुछ दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में जिस तरह कृषि का योगदान घटा है, उसमें कम उत्पादन के बावजूद जीडीपी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाती। लेकिन मॉनसून की वजह से खेती अगर मार खाती है, तो जीडीपी के आंकड़े सीधे तौर पर भले ही ना बिगड़े, लेकिन अर्थव्यवस्था की हाल पर चोट जरूर पड़ती है। आजादी के वक्त देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 50% था। अब ये घटकर 14% तक आ गया है। लिहाजा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बारिश और जीडीपी के बीच के संबंध ऐसे नहीं हैं कि वो हलचल पैदा कर दें। लेकिन कुल आंकड़ों के इस मामूली से फेरबदल के साथ बड़ी आबादी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन खेती के अलावा और भी कई चीजें हैं जो मॉनसून से परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से जुड़ी हुई हैं। खाद्य मुद्रास्फीति बीते कुछ सालों से जिस तरह बड़े राजनीतिक मसले के तौर पर मौजूद है, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाल ही के कुछ अध्ययन बताते हैं कि मॉनसून का चरित्र अतिरेकी हो गया है। पुणे के राष्ट्रीय जलवायु केंद्र ने 1901 से लेकर 2003 के बीच सालाना बारिश का अध्ययन किया। उसने पाया कि कुछ इलाकों में बारिश पहले से ज्यादा तेज हो रही है और कुछ इलाकों में इसकी मात्रा कम हुई है। हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज के अध्ययन भी इसी तरफ इशारा करते हैं। पर्यावरणविदों का एक तबका मॉनसून के इस चरित्र के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण मानता है। जुलाई और अगस्त के महीने में इलाकेवार बारिश की समानता कम हुई है। मॉनसून के इस अतिरेकी चरित्र ने सरकार को नई योजना बनाने की तरफ मोड़ा है। अगर एक खास इलाके में मॉनसून ने अपना चरित्र बदला, तो इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये देश की पूरी भौगोलिक संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि मॉनसून में बदलाव आया है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, इस पर वो आशंका जता रहे हैं। मॉनसून में आए इस बदलाव से होने वाले संभावित खतरे को टालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर साल तैयारी करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन में बाढ़ लगभग हर साल आती है। इसी तरह विदर्भ और बुंदेलखंड सूखे का इलाका है। प्राधिकरण ऐसे इलाकों के लिए वार्निंग सिस्टम जारी तो कर रहा है, लेकिन उसे और ज्यादा तेज बनाने पर भी विचार चल रहा है। आपदा के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कंटिजेंसी प्लान भी बने हैं। कृषि मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन किसानों के अलावा बाकी लोगों को होने वाला नुकसान चिंता का विषय बना हुआ है। राहत बचाव कार्य से आगे मॉनसून के इस बदलाव पर लगाम कसना सरकार के हाथ में नहीं है। विशेष में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहें राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।